हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रीजनिंग के न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखे जाते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइस को, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जब भी हम कोई भी न्यू टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा के बारे में जानते हैं, ताकि जब हम उस टॉपिक को आगे डिस्कस करें तो उसे समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे सबसे पहले इस टॉपिक के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर में डाइस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हम डाइस की बात करेंगे तो डाइस क्या है? एक क्यूब है। क्या है फ्रेंड्स? एक क्यूब, जिसे हम हिंदी में घन कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, जब मैंने ये कहा कि डाइस एक क्यूब है तो आपके माइंड में एक नॉर्मल क्यूब जा रहा होगा, लेकिन ध्यान रहे जो नॉर्मल क्यूब होता है और जो डाइस वाला क्यूब होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, वो इनकी बनावटी में होता है, ना कि प्रॉपर्टीज में। मेरा कहने का ये मतलब है, जब हम डाइस में क्यूब को बनाएंगे या फिर आप ये कह सकते हो क्यूब में डाइस को बनाएंगे, तो इसे बनाने का तरीका अलग और जो नॉर्मल क्यूब होता है उसे बनाने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर में हम डाइस बनाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डाइस बनाना आता ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखें, हमें सबसे पहले क्या करना है, डाइस बनाने के लिए एक सिंपल वाई बनाना है। और फिर फ्रेंड्स, इन दोनों लाइनों को इस प्रकार से मिला देना है। इन्हें मिलाने के बाद यहां से एक लाइन खींचनी है जो कि फ्रेंड्स इस वाली लाइन से थोड़ी सी छोटी हो। इसी प्रकार से यहां से भी एक लाइन खींचनी है जो कि इस वाली लाइन से थोड़ी सी छोटी हो। और फिर फ्रेंड्स हम इन्हें मिला देंगे। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो ये बना वो क्या है फ्रेंड्स, एक हमारा डाइस है। अगर हम बात करें क्यूब की, तो देखो क्यूब होता है हमारा फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स, मेरा सीधा सा कहने का ये मतलब है कि देखो क्यूब ये भी है और क्यूब ये भी है, लेकिन जब हम डाइस की बात करेंगे तो हम इस वाले क्यूब की बात करेंगे, ना कि इस वाले की। तो इसलिए जब भी आप डाइस में डायग्राम बनाओगे तो वो फ्रेंड्स ये वाला बनाओगे, ना कि ये वाला। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट पॉइंट की। तो फ्रेंड्स, जो डाइस है ना, वो हमारा क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है, एक त्रिबिंबीय आकृति है। तो हम कहेंगे डाइस इज अ 3D स्ट्रक्चर। डाइस क्या है फ्रेंड्स, एक त्रिबिंबीय आकृति है। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे त्रिबिंबीय आकृति की, तो आप सभी लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को देखने से अब ऐसा लग रहा होगा जैसे कि जो ये डाइस है एकदम 3D स्ट्रक्चर में। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम क्या जानेंगे कि जो ये डाइस होता है इसे बनाने के लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की ही जरूरत पड़ती है। तो हम कहेंगे डाइस इज
मेड अप ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्या देखा फ्रेंड्स, जो ये डाइज होता है उसे बनाने के लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की ही जरूरत पड़ती है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इससे नेक्स्ट पॉइंट की, तो फ्रेंड्स हम ये कहेंगे डाइज में एल, बी और एच सभी की लेंथ इक्वल होती है। मेरा कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, यदि हम डाइज की बात करें तो इसमें जो L होता है वो हमारा B के बराबर होगा और जो B होता है वो हमारा H के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारी क्या है, हाइट है, ये हमारी ब्रेथ है और ये फ्रेंड्स हमारी क्या है, L है। सीधा सा मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आपसे ये कहा जाए किसी क्वेश्चन में कि एक डाइस दे रखा है और उसकी लेंथ कितनी है 4, तो आप सीधा सा इसका ये मतलब समझोगे, अगर यदि लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी कितनी होगी 4 और हाइट भी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स उसकी 4। इस प्रकार से हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसमें और डाइस में क्या होता है, जो डाइस होता है इसमें इसके 6 सरफेस होते हैं। डाइस में 6 सरफेस, जिसे आप हिंदी में सतह या फलक के नाम से भी जानते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सरफेस की, तो देखो सबसे पहले मैं इसे नाम दे रहा हूं A, B, C, D, E, F, G और H। तो फ्रेंड्स आप ये जानोगे सबसे पहले कि सरफेस होता क्या है। देखो सरफेस मीन्स होता है सतह, और सतह कौन सी होती है, A, B, C, D। जो ऊपर वाला फ्रेंड्स आप सभी लोगों को टॉप दिख रहा है, ये क्या है, एक सतह। A, B, C, D एक सतह। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे बॉटम की, E, F, G, H, E, F, G, H, ये क्या है फ्रेंड्स, एक सतह। अगर हम बात करें फ्रंट की, A, D, H, E, A, D, H, E, तो ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक सतह। इसी प्रकार से इसके पीछे वाली जो बैक साइड होगी फ्रेंड्स, B, C, G, F, B, C, G, F, क्या है फ्रेंड्स, एक सतह। अब इस प्रकार से फ्रेंड्स हम बात करेंगे साइड वाली की, D, C, H, G, और फ्रेंड्स जस्ट एक इसके पीछे A, B, F, E। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से डाइस में 6 सरफेस होते हैं या 6 सतह होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक बार और ध्यान दें फ्रेंड्स, ये हमारी टॉप ABCD, इसके जस्ट विपरीत बॉटम वाली जो कि फ्रेंड्स ये रही। अगर हम बात करें फ्रंट साइड की, तो फ्रेंड्स A, D, H, E, A, D, H, E, और एक जस्ट इसके पीछे वाली। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम बात करें साइड 1 की, और एक इसके जस्ट पीछे वाली साइड 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी डाइज में या क्यूब में
6 सरफेस, 6 सतह या 6 फलक होते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें डाइज में और, तो डाइज में 8 कोने, जिसे हम इंग्लिश में कॉर्नर्स कहते हैं, होते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि वे 8 कोने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोनों का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, कोनों का ये मतलब होता है कि जो एक कोना होता है ये वो रिप्रेजेंट करता है एक टाइम में 3 सरफेस को। अगर हम बात करें एक कोने की, तो देखो एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटम सरफेस को, एक फ्रेंड्स साइड को जो फ्रंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक फ्रेंड्स जो इसके पीछे साइड है। अगर ये साइड 1 है तो इसके पीछे वाली कौन सी होगी, साइड 2, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक कोना होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक टाइम में 3 सरफेस को। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कितने कोने हैं, 1 2 3 4, और इसी प्रकार से फ्रेंड्स 5 6 7 और एक 8। हम कह सकते हैं कि 8 कोनों की संख्या इस प्रकार है, A B C D E F G एंड H। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि डाइज में किनारे कितने होते हैं। तो डाइज में 12 एजेस, जिसे हम हिंदी में किनारे कहते हैं। कितने एजेस होते हैं फ्रेंड्स, 12। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एजेस की, तो एक जो एज होता है वो रिप्रेजेंट करता है 2 सरफेस को। जैसे ए बी, ये पूरा क्या है फ्रेंड्स, एक एज है और रिप्रेजेंट करेगा 2 सरफेस को, 2 सतह को, एक बॉटम को और एक जस्ट साइड 2 जो कि इसके पीछे वाली है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ए डी की, ये एक क्या है फ्रेंड्स, एज है और रिप्रेजेंट करेगा एक टाइम में 2 सरफेस को, एक बॉटम को और एक अपनी साइड को। तो फ्रेंड्स समझेंगे कि 12 एजेस कौन कौन से हैं। एक तो फ्रेंड्स हो गया ए बी, इसी प्रकार से एक हो गया बी सी, इसी प्रकार से सी डी और फ्रेंड्स ए डी। अब बात करेंगे फ्रेंड्स बी एफ, ए ई, डी एच और सी जी। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे बॉटम वाले एजेस को, जैसे ई एफ, ई एच, जी एफ और जी एच। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो डाइज में 12 एज हैं वो इस प्रकार से हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम देखेंगे जो डाइज होता है इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछने का प्रकार होता है उसमें या तो यहाँ पर अंक दे दिए जाएंगे या फिर अक्षर और या फिर कोई चिन्ह दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे कि इसके फलकों पर अंक, अक्षर या चिन्ह अंकित होते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसमें लास्ट पॉइंट की, तो हम ये भी कह सकते हैं
कि डाइज में 6 सरफेस होते हैं, लेकिन एक टाइम में हमें केवल 3 ही सतह दिखाई देती हैं। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने के लिए मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या फ्रेंड्स, मैंने ये बताया डाइज में 6 सतह होती हैं, लेकिन एक समय में हमें केवल 3 सतह ही दिखाई देती हैं। और फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछने का क्या प्रकार होता है कि जो हमें सतह दिखाई दे रही होंगी, जस्ट उनका अपोजिट पूछेगा कि उनके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन डाइज का। इस पर एक बार और जल्दी से नज़र डाल लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। फ्रेंड्स, जब हम डाइज की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने ये समझा कि डाइज क्या है, एक घन है। जब मैंने घन कहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस घन की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल घन की बात कर रहा हूं या फिर एक डाइज वाले घन की बात कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं डाइज वाले घन की, इसलिए जो हम डायग्राम बनाएंगे वो ये वाला बनाएंगे, ना कि ये वाला। हालांकि दोनों ही क्यूब हैं और जो प्रॉपर्टी इसकी होंगी सेम वही प्रॉपर्टी इसकी भी होंगी, लेकिन जो डिफरेंस होगा फ्रेंड्स वो होगा इनकी बनावटी में। तो इसलिए आप इस वाले डायग्राम को प्रीफर दें तब जब आप डाइज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो। फिर हमने क्या देखा, डाइज इज अ 3D स्ट्रक्चर। डाइज क्या है फ्रेंड्स, एक 3D स्ट्रक्चर है, मीन्स त्रिबिंबीय आकृति है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिबिंबीय आकृति का क्या मतलब है। त्रिबिंबीय आकृति का यह मतलब है फ्रेंड्स, ऐसा डायग्राम जिसमें L और B लेंथ और ब्रेथ तो हो ही, साथ में हाइट की भी बात की जाए तो ऐसे डायग्राम को हम कहेंगे 3D स्ट्रक्चर या त्रिबिंबीय आकृति। फिर फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो डाइज है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो जो डाइज होता है फ्रेंड्स, उसे बनाने के लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की ही जरूरत पड़ती है। डाइज में L, B और H सभी की जो फ्रेंड्स लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मान लिया जाए H हमारा 5 सेंटीमीटर है तो इसका ये मतलब है L और B भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो डाइज में 6 सरफेस होते हैं, जो कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बता भी दिए हैं। सरफेस का मतलब ही होता है सतह। जैसे ABCD एक ऊपर की टॉप सरफेस है, एक जस्ट इसके नीचे की 2 हो जाएंगी। इसी प्रकार से फ्रंट और इसके जस्ट पीछे वाली, अगर बात करें हम साइड 1 तो इसके पीछे वाली साइड 2। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ जो सरफेस हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएंगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कॉर्नर्स की, तो डाइज या क्यूब दोनों में ही 8 कॉर्नर होते हैं, और कॉर्नर का मतलब ही होता है कोना। जो भी कोने होंगे उन सभी को काउंट कर लेंगे। तो हमने काउंट किया तो 8 है, जो कि ABCDEFG एंड H है, और ये हमारे कॉर्नर्स हैं। और फ्रेंड्स, मैंने बताया जो कॉर्नर होते हैं वो एक टाइम में 3 सतह या 3 सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एजेस की, तो फ्रेंड्स डाइज या फिर क्यूब दोनों में ही नंबर ऑफ एजेस की संख्या इक्वल होती है, जो कि हमारी 12 है। और एज का मतलब होता है एक टाइम में ये रिप्रेजेंट करेगा 2 सतह को। फिर फ्रेंड्स हमने देखा कि इसके फलकों पर अंक, अक्षर या चिन्ह अंकित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये, जब हम आगे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, तो वहां पर जो क्वेश्चन का प्रकार होगा उनमें या तो आपको अंक दे रखे होंगे या फिर अक्षर या फिर कोई ना कोई किसी प्रकार का चिन्ह दे रखा होगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में हमने देखा कि डाइज में जो 6 सतह होती हैं उनमें से केवल 3 ही सतह ऐसी होती हैं जो हमें एक बार में दिखाई पड़ती हैं। और क्वेश्चन पूछने का भी प्रकार इसी पर बेस होता है। जो 3 सतह में दिखाई दे रही होंगी उनके विपरीत हमसे पूछा जाएगा कि अपोजिट में कौन सा नंबर
आएगा। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक स्ट्रक्चर डाइस का, जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इनके टाइप्स कि कितने टाइप्स होते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि डाइस कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक फ्रेंड्स होता है हमारा एसडी, जिसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं, और हिंदी में इसे फ्रेंड्स मानक पासा कहा जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा टाइप है वो होता है फ्रेंड्स इसका एनएसडी, जिसे हम नॉन स्टैंडर्डाइज के नाम से जानते हैं। और हिंदी में इसे अमानक पासा या फिर साधारण पासा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि जो डाइस है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एसडी जिसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं, और स्टैंडर्डाइज को हम हिंदी में मानक पासा कहते हैं, और दूसरा फ्रेंड्स हमारा होता है एनएसडी जिसे हम नॉन स्टैंडर्डाइज के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसे अमानक पासा या फिर आप साधारण पासा भी कह सकते हो। फ्रेंड्स जब हम एनएसडी को पढ़ेंगे तो इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे फ्रेंड्स? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे। एक तो फ्रेंड्स क्लोज डाइज जिसे हम बंद पासा कहते हैं, और एक फ्रेंड्स ओपन डाइज जिसे हम खुला पासा कहते हैं। अब फ्रेंड्स बंद पासा और खुला पासा का क्या मतलब है? बंद पासा जो होगा फ्रेंड्स वो इस प्रकार से होगा, और जो खुला पासा होगा फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम डाइस को जब पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे। अब फ्रेंड्स हमें ये जानने की ज़रूरत है कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है और इसी प्रकार से नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स समझेंगे एक एक कर। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस की,
जिसे हम मानक पासा कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है और फिर इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, या हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है या फिर ये वाला नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइज की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइज होता कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग लिखेंगे जिस डाइस का प्रयोग लूडो में किया जाता है, वह स्टैंडर्ड डाइस होता है। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने लूडो तो खेला होगा और लूडो खेलते समय जिस डाइस का प्रयोग आप करते हो वो वाला जो डाइस होता है फ्रेंड्स कौन सा होता है, हमारा स्टैंडर्ड या मानक पासा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स वो डाइस कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे और उस पर नंबर्स होते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, तो देखो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, जिस डाइस का प्रयोग महाभारत के समय में किया जाता था, वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता था। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, तो महाभारत के समय में जिस डाइस का प्रयोग किया जाता था उस समय नॉन स्टैंडर्ड डाइस का ही प्रयोग किया जाता था। अब देखेंगे कि ये जो डाइस है वो किस प्रकार का होता है। जब फ्रेंड्स हम इसके बात करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का होता था, और फ्रेंड्स इसे खेलने के लिए लकड़ी की डंडी की कुछ चीजें इस प्रकार की हुआ करती थी जिनके माध्यम से इस वाले डाइस को खेला जाता था, और फ्रेंड्स इनमें नंबर्स लिखा होते थे। और फ्रेंड्स इसे और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पर एक फोटो को देख सकते हो जो कि आपको दिख भी रहा होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन की। फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, अब हम ये देखेंगे कि हमें जो डाइस दे रखा होगा वो स्टैंडर्ड डाइस होगा या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कहने का मतलब हमें एक डाइस दे दिया जाएगा तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये जो डाइस दिया गया है
स्टैंडर्ड में आएगा या फिर नॉन स्टैंडर्ड में। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइज की, तो इसमें क्या होता है, जो डाइज हमें दे रखा होता है उसकी किसी भी दो निकटवर्ती जो सतहें होती हैं उनका जो सम है फ्रेंड्स, या तो 7 से कम हो या फिर 7 से ज़्यादा हो, लेकिन एग्जैक्ट 7 नहीं होना चाहिए। और ऐसा जो भी डाइज होगा फ्रेंड्स वो हमारा आएगा स्टैंडर्ड डाइज के अंदर। तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे इन द शोइंग डाइज if the sum of any two adjacent surface is above 7 or below 7 but it is not exact 7, such conditions hold good standard डाइज। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, यदि जो हमें डाइज दे रखा हो उसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतह का सम या तो 7 से कम हो या फिर 7 से ज़्यादा हो, लेकिन पूरी तरीके से एग्जैक्ट 7 ना हो, तो इस प्रकार का जो भी डाइज होगा फ्रेंड्स कौन सा होगा, हमारा स्टैंडर्ड डाइज होगा। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो हम देखेंगे फ्रेंड्स एग्जाम्पल, जिसमें फ्रेंड्स हमें नंबर दे रखे हैं 3, 2, 1। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ये डाइज दे रखा है स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा था कि हमें जो 3 सतह दे रखी हैं तो हमें ये चेक करना है कि किन्हीं भी दो सतह का सम 7 नहीं होना चाहिए, या तो 7 से कम हो या फिर 7 से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे 2 + 3 = 5, 2 और 1 = 3 और 1 और 3 = 4। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जब किसी भी दो सतह को ऐड किया तो आप मुझे बताएं, जब हमने 2 और 3 को ऐड किया तो क्या इनका सम 7 आया? नहीं। इन्हें ऐड किया तो क्या 7 आया? नहीं। इन्हें ऐड किया तो क्या 7 आया? नहीं। तो मैंने यही तो कहा था कि जब भी हमारा सम 7 ना हो, या तो उससे कम हो या फिर उससे ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्ट 7 ना हो, तो ऐसा जो डाइज होगा वो हमारा कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डाइज। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा स्टैंडर्ड डाइज होगा। कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डाइज होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइज की। जब फ्रेंड्स हम नॉन स्टैंडर्ड डाइज की आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो डाइज दे रखा होता है उनमें किसी भी दो सतह का जो सम होगा वो एग्जैक्ट क्या होगा, 7 होगा। और जिस भी डाइज में किन्हीं भी दो सतह का सम एग्जैक्ट 7 हो जाए, इसका ये मतलब है कि वो जो डाइज होगा फ्रेंड्स कौन सा होगा, हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइज होगा। तो फ्रेंड्स लिखेंगे इन द शोइंग डाइज if the sum of any two adjacent surface
इज एग्जैक्ट 7 सच कंडीशन होल्ड्स गुड NSD नॉन स्टैंडर्ड डाइज। तो फ्रेंड्स इसमें क्या देखा हमने, यदि किसी भी दो निकटवर्ती सतह का सम अगर हमारा 7 हो जाए तो ऐसा जो डाइज होगा वो कौन सा होगा, हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइज। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 2 5 3। तो फ्रेंड्स हम इन्हें ऐड करेंगे, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8 और 2 + 5 = 7। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जब हमने दो सतह को ऐड किया तो इनका सम कितना आ गया, 7। फ्रेंड्स ध्यान रहे किसी भी दो सतह का सम 7 आ सकता है, जरूरी नहीं कि तीनों का ही आए। तो इस प्रकार से जब भी हमारा किन्हीं भी दो सतह का सम 7 आ जाएगा तो इसका ये मतलब है कि जो दिया गया डाइज है वो कैसा है, हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइज है। कैसा है फ्रेंड्स, नॉन स्टैंडर्ड डाइज है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन की। फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइज में तो इसमें क्या होता है, जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइज की सेकंड आइडेंटिफिकेशन की तो इसमें क्या होता है, किन्हीं भी दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, किन्हीं भी दो अपोजिट जो सरफेस होंगे उनका जो सम होगा 7 होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग लिखेंगे इन द केस ऑफ एसडी, in the case of SD the sum of two opposite surface will be always 7। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जब हम बात करेंगे एसडी की तो इसमें जो अपोजिट सरफेस होंगे उनका जो सम होगा हमेशा क्या होगा, 7 होगा। जैसे फ्रेंड्स हम इसमें एग्जांपल की बात करें, अगर हमें शोइंग नंबर में 4 दे रखा हो और इसका हमसे अपोजिट पूछ ले तो फ्रेंड्स कितना होगा, 3, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7। इसी प्रकार से 1 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, 2 होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नॉन स्टैंडर्डाइज में तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें होता है जो शोइंग नंबर होंगे उनके अपोजिट होते हैं एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। अगर फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो भी हिडन नंबर होगा उसका जो अपोजिट होगा एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर। तो फ्रेंड्स समझेंगे इसे, इसमें होता है अगर यदि हिडन नंबर का हमसे अपोजिट पूछ ले तो हम ये कहेंगे एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर, और इसी प्रकार से यदि शोइंग नंबर का अपोजिट पूछ ले तो हम कहेंगे एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो दिया गया डाइज है ये एसडी है या नॉन एसडी। तो हमने देखा 4 + 3 सम 7 हो गया,
तो ये हमारा क्या है, नॉन नेस्टेड। अगर इसमें बात करें 5, 3 और 4 के अपोजिट की, तो हम देखेंगे कि इनका अपोजिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, ये कौन से नंबर है, शोइंग नंबर, तो इनका अपोजिट होगा एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। मीन्स जो हमें नंबर्स यहाँ पर नहीं दिख रहे होंगे वही इनके क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे 1, 2, 6। अगर हम बात करें 5 के अपोजिट की, तो 1, 2, 6 में से कोई सा भी नंबर इसका अपोजिट हो सकता है। इसी प्रकार से 3 में से 1, 2, 6 में से कोई भी अपोजिट होगा। 4 का भी फ्रेंड्स 1, 2, 6 में से कोई सा भी अपोजिट होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के आइडेंटिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसी को मैं छोटे से रूप में बताऊंगा कि आप कैसे समझेंगे कि ये हमारा डाइस स्टैंडर्ड है या ये वाला हमारा नॉन स्टैंडर्ड है। तो देखो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर बात करें, मैंने अभी तक जो भी तुम्हें बताया, क्या बताया, मैंने ये बताया था, ये फ्रेंड्स मास्टर ट्रिक है। देखो कैसे पहचानोगे आप कि ये हमारा डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, सिंपल सा। अगर यदि सम 7 ना हो, अगर सम 7 ना हो तो ऐसा डाइस हमारा आएगा फ्रेंड्स स्टैंडर्ड में। दूसरी बात, अगर हम बात करें अपोजिट सम की, तो फ्रेंड्स अपोजिट सम कितना होना चाहिए, 7। तो आप इससे इन दोनों रूल्स को याद रख सकते हो। मैंने क्या कहा, स्टैंडर्डाइज में यही तो बताया था कि इनका सम एग्जैक्ट 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई वो आपको याद हो गई। अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी, तो इसकी मास्टर ट्रिक थी, इसमें फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो सम होगा एग्जैक्ट 7 होगा, लेकिन दूसरी जो थी फ्रेंड्स हिडन नंबर की अपोजिट एनी वन ऑफ द शोइंग नंबर, और इसी प्रकार से फ्रेंड्स शोइंग नंबर का जो अपोजिट होगा एनी वन ऑफ द हिडन नंबर। तो इस प्रकार से आप इन दोनों छोटे छोटे डायग्राम्स के माध्यम से इनके पूरी आइडेंटिफिकेशन को याद कर सकते हो। फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।